आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th मैथ का 3.3 एक्सरसाइज का तीसरे का चौथा क्वेश्चन। ठीक है, आपको जो ये मैं बुक लिया हूँ इस बुक में ये 3.2 का तीसरे का चौथा क्वेश्चन है, जबकि आपके बुक में 3.3 के चौथे का तीसरे का चौथा क्वेश्चन है ये। तो हम इसको देखेंगे। ये क्वेश्चन लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ और इसको एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में, तो आप टेंशन मत लीजिएगा कि क्या अलग से दिया गया है। ठीक है ना, आपको एक्सप्लेनेशन समझना है, यानी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए, ना कि क्वेश्चन किस लैंग्वेज में दिया उस पर भटकाओ लेके आइए आप। तो लिखा है द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 and for a journey of 15 km the charge paid is 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? ठीक है, तो आपको जब मैंने क्वेश्चन पढ़ के सुनाया तो आपके सामने बुक रही ही होगी और उसमें से आप देख भी रहे होंगे क्वेश्चन। एक्चुअल में क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक टैक्सी जो है वो चार्ज कर रही है, एक सिटी के अंदर है, एक सिटी के अंदर एक टैक्सी जो है जब चल रही है तो उसका जो चार्ज है वो फिक्स चार्ज है। पहले समझना क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है कि जब भी एक सिटी है, इस सिटी के अंदर जो कार चल रही है, ठीक है ना, उसका फिक्स चार्ज है। मतलब अगर वो स्टार्ट कर रही है, कहीं पे जाना है, तो जो ही वो गाड़ी स्टार्ट करेगी तो उसके लिए उसको क्या देना पड़ेगा, यानी वो आपसे क्या लेगी, अपने पैसेंजर से फिक्स चार्ज लेंगे। ठीक है, और जितना आप किलोमीटर चलोगे उसका अलग से चार्ज लेगी। मतलब नहीं समझे सर? मतलब अगर गाड़ी स्टार्ट किया उसने, यानी कहीं पे जाना है आपको, सपोज कर लीजिए कि आपको जाना है, आप कहाँ पे अभी फिलहाल में ए पॉइंट पे है, ए से बी पे जाना है और ए से बी के बीच में डिस्टेंस है 10 किलोमीटर सपोज कर लो। ठीक है ना, 10 नहीं लिखो 20 लिख लो, 20 किलोमीटर। अभी आधे लोग तो कंफ्यूज होगा सर 10 काट के हो दिया, चलो 10 ही ले लो, 10 किलोमीटर। ठीक है, तो जब ये ए से आप गाड़ी के इसके अंदर बैठे और ए से स्टार्ट किए बी तक जाने के लिए, तो जो ही आप इसकी गाड़ी में बैठे तो आपको तुरंत क्या करना पड़ेगा, आपको पैसा देना पड़ेगा। यानी एक फिक्स चार्ज है कि गाड़ी में जो ही बैठोगे भैया फिक्स चार्ज आपको देना पड़ेगा, एक फिक्स चार्ज है। मान लेता हूँ वो फिक्स चार्ज क्या है, एक्स रुपया है, यानी आप इसकी गाड़ी में बैठ गए तो एक्स रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये गाड़ी जब आपको ए से बी तक लेके जाती है, यानी 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो इस 10 किलोमीटर का अलग से आपको पैसा देना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? गाड़ी में बैठोगे तो 100 रुपया देना पड़ेगा और गाड़ी से जब जितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे उतना ज़्यादा आपको उतना किलोमीटर का अलग से पैसा देना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? बिल्कुल। तो अब कंडीशन क्या बनाया है इसने? इसने बोला है कि एक कार है, वो एक सिटी में चल रही है, तो अगर वो शुरुआत में 10 किलोमीटर चल रही है, वही सेम क्वेश्चन हो गया। अभी मान लो ए से बी तक चल रहा है, ए से बी के बीच में डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर, तो कितना पे कर रहा है, तो कर रहा है ये 105 रुपया, यानी कितना ले रहा है टैक्सी वाला, 105 रुपया ले रहा है। और इस 10 किलोमीटर चलने में क्या किया है इसने, इस 10 किलोमीटर का तो पैसा लिया ही है, उसके साथ साथ इसने क्या लिया, एक फिक्स चार्ज भी लिया है कि आप इसकी गाड़ी में बैठ के जा रहे हो तो उसका भी फिक्स चार्ज। ठीक है, अच्छा पहला कंडीशन तो ये होगा। दूसरा कंडीशन इसने क्या दिया कि मान लो एक दूसरा पॉइंट है सी और सी से डी के बीच में डिस्टेंस है 15 किलोमीटर और मैं सी से डी तक जब जा रहा हूँ तो मुझे कितना देना पड़ रहा है, तब मुझे 155 रुपये देना पड़ा है, यानी 155 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। ठीक है ना, इसमें भी क्या कंसिस्ट होगा, तो एक तो फिक्स चार्ज और टोटल 15 किलोमीटर का चार्ज। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहला काम करूंगा यहाँ पे, लेट एज्यूम दैट, पहला चीज तो ये है, एज्यूम दैट फिक्स चार्ज इज इक्वल टू एक्स रुपीज, यानी अगर उसकी गाड़ी में बैठोगे तो आपको एक्स रुपीज देने ही पड़ेंगे, पहली बात। दूसरा क्या बोलते हैं, मतलब ये पर किलोमीटर कितना चल रहा है, तो मान लेते हैं कि पर किलोमीटर का ये जो प्राइस ले रहा है, यानी पर किलोमीटर ये कितना चार्ज कर रहा है, चार्ज पर किलोमीटर वाई रुपीज़। ठीक है, मतलब समझता हूँ, गाड़ी में बैठे 100 रुपया देना ही पड़ेगा और पर किलोमीटर जितना किलोमीटर चलोगे उतने का, हर एक किलोमीटर का कितना रुपया है, वाई रुपया। तो 10 किलोमीटर चले तो कितना रुपया हो गया, 10 वाई रुपया। नहीं समझे सर? मान लो 1 किलोमीटर चल रहे हो, 1 किलोमीटर आप जाते हो, तो 1 किलोमीटर हमारे वहाँ इंडिया के अंदर मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग रेट है, लेकिन हम लोग जहाँ पे रहते हैं 1 किलोमीटर का हमको 10 रुपया पे करना पड़ता है। तो इस तरीके से हम 5 किलोमीटर चले तो कितना हो गया, 50 रुपया। कैसे हुआ, इस 10 में 5 से गुणा कर दिए, नहीं कर दिए। तो वैसे ही अगर मान लो 1 किलोमीटर का हम वाई रुपया ले रहे हैं तो
हम 5 किलोमीटर का कितना लेंगे, 5 वाई रुपया, होगा कि नहीं होगा, सिंपल स्टेटमेंट है ना, वही चीज़ है। तो हमने क्या मान लिया कि फिक्स चार्ज कितना है, गाड़ी में बैठेंगे तो x रुपया और जितना चलेंगे उसका y रुपया अलग से। अब पहले स्टेटमेंट, पहले कंडीशन को देखा जाए तो क्या है, पहला कंडीशन ये कह रहा है कि गाड़ी में बैठा 10 किलोमीटर चला 105 रुपया दिया, तो कैसे 105 रुपया हुआ होगा, एक तो इसके अंदर यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं चलूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड कंडीशन फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन फर्स्ट, पहले कंडीशन को लूँ तो 10 किलोमीटर चला यानी 10 वाई रुपया दिया हूँ मैं, है ना, और गाड़ी में बैठा हूँ तो 100 रुपया तो देना ही पड़ेगा, यानी x प्लस 10 वाई, अब पूरा मिला के कितना हुआ है 105 रुपया, इक्वेशन नंबर 1। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे देखूँ कंडीशन नंबर 2, तो कंडीशन नंबर 2 कह रहा है कि जब मैं C से D तक 15 किलोमीटर चलाऊँ तो 155 रुपया देना पड़ रहा है, तो 15 किलोमीटर चलाऊँ 1 किलोमीटर का कितना रुपया है, y रुपया, यानी 15 वाई रुपया, और गाड़ी में बैठ के गया होगा तो मैंने जस्ट बताया कि अगर गाड़ी में जा रहे हो तो उसका फिक्स चार्ज है 100 रुपया, तो 100 रुपया ये भी देना पड़ा होगा, तो x प्लस 15 भाई, और टोटल मिला के कितना तब देना पड़ा होगा 155 रुपया। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 2। अब यहाँ से मेरा क्वेश्चन हो गया आसान, हो गया कि नहीं हो गया। अब मैं यहाँ से इजी क्वेश्चन कर सकता हूँ, बिल्कुल सर, कौन सा मेथड, बाई डिस्प्लेसमेंट मेथड, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाई सब्सटीट्यूशन मेथड, तो कोई भी मेथड बोल सकते हो, बाई सब्सटीट्यूशन मेथड। हिंदी वाले मत अपना सर पट के, लेट अज्यूम दैट फिक्स चार्ज, यानी माना जो क्या है फिक्स चार्ज है वो कितना है 100 रुपया है, और पर किलोमीटर का जो चार्ज है, पर किलोमीटर की जो राशि ले रहा है, जो प्राइस ले रहा है, जो मतलब किराया लिया जा रहा है गाड़ी के द्वारा, वो y रुपया है, ठीक है ना, यानी फिक्स किराया कितना है तो 100 रुपया, और 1 किलोमीटर पर किलोमीटर का किराया y रुपया, मान लिया, बाकी तो कुछ है नहीं। और किस मेथड के द्वारा हम कर रहे हैं, किस मेथड के द्वारा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, हिंदी में क्या बोलते हैं, विस्थापन विधि द्वारा, विस्थापन विधि द्वारा। अब मैं इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकता हूँ, कैसे करूँगा, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 से x का मान निकाल लेता हूँ, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस 10y इज इक्वल टू कितना है 105 है, 10y को उधर कर दूंगा तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, ये इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगा 3, ठीक है ना। पुट द वैल्यू, यानी x का मान किस में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड के अंदर डालूंगा तो x प्लस 15y इज इक्वल टू कितना है 155, x की वैल्यू रख दूंगा तो x की वैल्यू 105 है माइनस 10y, और यहाँ पे प्लस 15y इज इक्वल टू 155, हो गया। यहाँ से 105 ऐसे ही रहने दो, 10y 15y, तो 15y प्लस में 10y किस में है माइनस में है, तो क्या होगा घट जाएगा, यानी 105 ऐसे रहेगा, और कितना आ जाएगा प्लस में 5y, क्योंकि बड़ा 15 था और 15 के आगे प्लस था, इसीलिए बराबर 155, हो गया। ऊपर की इन कंडीशन को मैं मिटा दूँ ताकि क्वेश्चन आराम से मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो मुझे इसका मान चाहिए तो 105 को उधर कर दूंगा, यानी 5y बराबर क्या हो जाएगा 155 माइनस 105, घटा दूंगा तो कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 50 रुपया, y की वैल्यू निकालूंगा तो 50/5 कट गया, यानी y इज इक्वल टू क्या हो गया 10 रुपीज़, ये क्या है 10 रुपीज़। यहाँ से क्या समझ में आ गया कि पर किलोमीटर का जो चार्ज है, पर किलोमीटर चार्ज इज इक्वल टू 10 रुपया, यानी हर 1 किलोमीटर का आपको कितना देना पड़ेगा 10 रुपया देना पड़ेगा, यानी इनके हिसाब से भी 10 ही रुपया देना पड़ रहा है जो हमारे हिसाब किताब से चल रहा है, ठीक है। और आगे देखेंगे, ये तो 100 रुपया ये तो हो गया, अब हमको क्या निकालना है फिक्स चार्ज कितना ले रहा है ये, ठीक है। तो हम y की वैल्यू, यानी पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड 3 में रख देने पर, यानी y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है मेरे पास, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, है ना, यहाँ पे y की वैल्यू रख दो, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 गुणे y की वैल्यू हो जाएगी 10, 105 माइनस 10 दहा में 100, ये 105 में से 100 चला जाएगा, कितना बचेगा 5, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 5 रुपया, इसकी गाड़ी में बैठेंगे तो कितना रुपया मिलेगा 5 रुपया, ठीक है ना। और पर किलोमीटर का किराया अलग से, अब जितना ज़्यादा मतलब उसकी गाड़ी में बैठ जाइए, उसकी गाड़ी में जब आप बैठ जाएंगे तो 5 रुपया वो तुरंत हो गया, अब उसके बाद जितना किलोमीटर चलेंगे हर किलोमीटर का कितना रुपया आपको देना पड़ेगा 10 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हवाले ने हमसे ये पूछा है, अच्छा हमसे ये पता चल गया ना कि फिक्स चार्ज कितना है, फिक्स चार्ज है 5 रुपया,
क्वेश्चन वाले ने हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन वाले ने हमसे ये पूछा है कि हमको ये बताओ कि अगर हम 25 किलोमीटर जाएंगे तो कितना देना पड़ेगा, ठीक है ना। सो द चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, तो x रुपया तो ऑलरेडी देना पड़ेगा क्योंकि उसकी टैक्सी में बैठूंगा मैं, और 25 किलोमीटर चलाऊँ यानी 25y होगा कि नहीं होगा, 25y तो हर किलोमीटर का देना पड़ेगा ना, तो मुझे पता है यानी ये कितना है, x मतलब 5 रुपया, उसके टैक्सी में बैठो 5 रुपया, 25 किलोमीटर चलाऊँ तो हर किलोमीटर का कितना देना पड़ेगा 10, यानी 25 गुणे 10 क्या हो जाएगा 5, 25 दाम में 250, और इसको जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 255, यानी आंसर कितना हो गया 255, यानी 25 किलोमीटर चलूंगा तो 255 रुपया मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है 3.4 का, सॉरी 3.2 के तीसरे का चौथा क्वेश्चन आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। चलिए देखिएगा ये क्वेश्चन, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इफ 3 इज 3, अच्छा ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप है, सॉरी, और यहाँ पे कंडीशन खत्म, यहाँ पे फुल स्टॉप, इफ 3 इज एडेड टू द बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6, फाइंड द फ्रैक्शन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन, मतलब आपके माइंड के अंदर ये क्वेश्चन इजीली तरीके से बैठेंगे। जैसे कह रहा फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मतलब भैया हिंदी में बोलते हैं भिन्न, भिन्न क्या, भिन्न कब बनता है जब एक अंश आता है और एक हर आता है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए एक भिन्न ले रहा हूं और उस भिन्न के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर में, देखो एक चीज हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन, भिन्न के अंदर आता है, मतलब भिन्न हमेशा कैसे रहता है a/b के फॉर्म में, ए वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले यानी नीचे वाले को क्या बोलते हैं हर, जो डिवाइड कर रहा होता है, और इसी को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं न्यूमरेटर, और इंग्लिश में इसी को क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर। अब क्वेश्चन समझना कितना इजी है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लो कोई फ्रैक्शन है, तो सबसे पहले मैं एक फ्रैक्शन मानता हूँ और उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मानता हूँ, क्योंकि वही तो फ्रैक्शन हमसे पूछ रहा है। अब फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो हमेशा जब कोई बोलेगा एज्यूम करने के लिए फ्रैक्शन में, तो हम उसका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर मानेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लेट एज्यूम दैट डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमरेटर of fraction is x, इस यहाँ पे इक्वल टू x लिख लो, एंड इसी तरीके से एज्यूम करो लेकिन डेनोमिनेटर लिखो, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज y, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, सो फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या बन जाएगा x/y, क्योंकि अंश को कहाँ रखता हूँ न्यूमरेटर को कहाँ रखता हूँ ऊपर, डिनोमिनेटर यानी हर को कहाँ रखता हूँ नीचे, तो बन गया फ्रैक्शन y, क्योंकि अंश मैंने क्या मान लिया x और हर क्या मान लिया है y, तो x/y फ्रैक्शन बन गया ना, भिन्न क्या बन गया x/y। अब चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमेशा पहले यही करते हैं, जब भी फ्रैक्शन से संबंधित क्वेश्चन आएंगे तो ऑलवेज ऐसे करना है आपको, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी, बिल्कुल सर। अब x/y हो गया, अब मैं यहाँ से आगे बढ़ूँ यदि, तो क्वेश्चन में ये लिखा है कि अगर मैं क्या कर रहा हूँ, दो जोड़ दे रहा हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, यानी अंश और हर में मैं 2 जोड़ दूंगा, तो ये जो भिन्न है वो कितना बन जाएगा 9/11। तो इसका मतलब क्या, अंश क्या है x, इसमें 2 जोड़ दो, y डिनोमिनेटर क्या है y, इसमें भी 2 जोड़ दो, तो ये जो x/y था वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा 9/11 में। क्वेश्चन ये तो कह रहा है, ये कंडीशन फर्स्ट, ये कौन सी कंडीशन थी फर्स्ट, कि अगर मैं अंश और हर में 2 जोड़ दे रहा हूँ तो कितना बन जाएगा 9/11, तो अंश में भी 2 जोड़ दिया, अंश हर में भी 2 जोड़ दिया, और हो गया 9/11। क्रॉस क्या कर दो मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि हमको किस में बनाना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो 11 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो 11 गुणे x+2 और इधर हो जाएगा 9 गुणे y+2, इसका करूंगा तो 11x + 11 दूना 22, 9y + 9 दूना 18 हो गया। अब इसको इधर कर लो या इसको इधर कर लो, किधर भी कर लो, हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 11x = हो जाएगा मेरे पास, चाहे रुको एक सेकंड सुनो, पहले मैं एक बनाता हूँ अच्छे से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, 11x इधर बुला लूंगा 9y और 22 को उधर कर दूंगा, तो 18 - 22 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे
तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास 11 एक्स माइनस 9y, देखिएगा, और 18 में से 22 जाएगा, तो यहाँ पे 11x माइनस 9y इज इक्वल टू हो जाएगा 22 में से 18 चला जाएगा तो -4 हो जाएगा। अब मुझे x का मान चाहिए, ये पहले इक्वेशन नंबर 1 बन गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। यहाँ से मैं क्या करूँगा, x का मान निकालूंगा, 9y को फिर से उधर कर दो, जो इधर बुलाए थे उसी को उधर कर दो, तो 11x इज इक्वल टू हो जाएगा -4 प्लस 9y, x की वैल्यू निकालूंगा तो -4 प्लस 9y अपॉन 11, ये बन गया मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। जरूरी नहीं था कि आप इक्वेशन नंबर 1 बनाओ, डायरेक्ट एक्स बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, मैंने जानबूझ के बनाया ताकि आपको लगे कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। ठीक है, ये बन गया। अब एक कंडीशन नंबर 2 को देखो, कंडीशन दो क्या कह रहा है कि अगर मान लो यही फ्रैक्शन एक्स अपॉन वाई में मैं 3 ऐड कर देता, यानी एक्स में 3 कर दूँ ऐड, वाई में 3 ऐड कर दूँ, तो यही फ्रैक्शन जो एक्स अपॉन वाई था वो कितना बन जाएगा, 5/6 हो जाएगा। अब कर लो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फिर से ऐसे ही, तो ये हो जाएगा 6 का गुणा होगा इसमें 6x प्लस 3, और इधर हो जाएगा 5 से गुणा हो जाएगा y प्लस 3, 6 से गुणा करूंगा 6x प्लस 18 5y प्लस 15 हो गया। अब देखो यहाँ पे भी पहले मैं क्या बना लेता हूँ, फ्रैक्शन, मतलब इक्वेशन बनाता हूँ, तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे पास, ये 18 को उधर कर दो तो 15 माइनस 18, यहाँ पे हो जाएगा 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3, ये इक्वेशन नंबर क्या बन गया, 3 बन गया। हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में x का मान दिया, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, चिपका देंगे, ठीक है ना। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 3 में डाल दो, 3 में डालूंगा तो 6 गुणे -4 प्लस 9y 1 पूरे नीचे 11, यहाँ पे -5y इज इक्वल टू -3 हो गया। यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। पहले इतना क्या कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए, ठीक है, पॉज करके नोट करिए, तब तक मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, अब आगे देखिएगा। देखिए, मैं अगर यहाँ से देखूँ तो 6 का गुणा हो जाएगा, तो 6 चौके 24, माइनस में था तो माइनस ही लगा रहेगा, 6 9 54, तो प्लस में 54y अपन पूरे के नीचे क्या रहेगा 11 -5y बराबर, यहाँ पे -3 है, 11 का गुणा इसमें हो जाएगा -24 प्लस 54y, और यहाँ पे होगा 11 × 5 55, y इज इक्वल टू -3 पूरे नीचे 11 को इधर भेज दो, इधर देखो 55y में से 54y चला जाएगा -y, यानी -24 माइनस y, ये कई y बचेगा, 55 में से 54 जाएगा इज इक्वल टू 11 3 33 -33, y को इधर भेज दो, 33 को इधर बुला लो, तो -24 ये 33 इधर जाएगा तो +33 इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा y, दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 33 में से 24 घटाएंगे कितना बच जाएगा मेरे पास 6 3 9, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस में 9 आ गया। y की वैल्यू मिल गई, कहाँ पुट कर दूंगा, इक्वेशन नंबर 2 में, तो लिख दो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, क्या है इक्वेशन सेकेंड, x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y अपॉन पूरे के नीचे 11, x इज इक्वल टू -4 प्लस 9, y की वैल्यू है 9 पूरे नीचे 11। अगर मैं देखूँ यहाँ से तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू -4 9 9 81 पूरे नीचे 11, x इज इक्वल टू 81 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 77 बचेगा पूरे नीचे 11 से 77 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो इसका मतलब अंश क्या है मेरा 7 है, हर क्या है मेरा 9 है, तो फ्रैक्शन क्या होगा बताओ, x मेरा मतलब फ्रैक्शन क्या था मेरे पास, सो फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या माना गया था x अपॉन वाई, x की वैल्यू कितनी आई है 7, y की वैल्यू कितनी आई है 9, 7/9 बन गया। अब देखो ये जो फ्रैक्शन आया क्या वो सही है, तो देखो अगर मैं क्या करता 2 जोड़ देता दोनों पे, तो 2 जोड़ो 7 2 9 और 9 2 11, 9/11 बन जाता नहीं बन जाता, और अगर मैं 3 जोड़ देता 3 जोड़ता तो देखो कितना हो रहा है 7 3 10 9 3 12, तो हो जाता है ये 10/12, कट जाता नहीं कट जाता 5/6 तक नहीं आता, 2 से कट जाता तो यानी ये जो बात लिखी गई एकदम सत्य है, और यही मेरा फ्रैक्शन है और यही मेरा क्या है आंसर है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लिया। अब एक लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बचता है जो है क्वेश्चन नंबर 6, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप इसको क्या कर लीजिए, पूरा का पूरा नोट कर लीजिएगा, मैं तब तक क्वेश्चन लिख लूँ। तो देखेंगे छठा क्वेश्चन है कि 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। सिंपल क्वेश्चन है
कि एक जैकब एक लड़का है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भैया 5 साल बाद उसकी जो एज है अपने बेटे की एज के 3 गुना है। ठीक है, तो पहले मैं क्वेश्चन में यहाँ से करता हूँ, पढ़ना स्टार्ट करता हूँ और यहाँ तक रुक जाता हूँ। फिर मैं देखता हूँ एक्चुअल में यहाँ पे क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा है। बस ये देखो क्या लिखा है, व्हाट आर द प्रेजेंटेज। तो प्रेजेंटेज किसकी पूछ रहा है, दोनों की पूछ रहा है। समझ पा रहे हैं, किसकी पूछ रहा है, दोनों की। बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो जब दोनों का पूछ रहा है तो दोनों को एज्यूम करेंगे। और अगर मान लीजिए सिंगल आप लीनियर पेयर का क्वेश्चन का अगर आप सिंगल वेरिएबल का कर रहे हैं तब आप एक का एज्यूम करेंगे जिसका पूछा है, और जिसका नहीं पूछा है उसको दूसरे के ऊपर ढकेल देंगे, वो अपने आप से काम चल जाएगा। यहाँ पे जब प्रेजेंटेज पूछा है दैट मीन्स जैकब है एक व्यक्ति और एक लड़का है उसका, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जैकब और उसके लड़के का दोनों का आयु अलग अलग मानेंगे। ठीक है, दोनों का अलग अलग मानेंगे पहली बात। और हमेशा मानते क्या है, उसकी प्रेजेंटेज, क्योंकि पूछा क्या है, प्रेजेंटेज ही ना, तो हमेशा उसकी वर्तमान आयु ही मानते हैं। तो हम क्या करेंगे, हिंदी में लिखे, इंग्लिश में बातें की कि माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है और उसके बच्चे की आयु कितनी है, y वर्ष है, वर्तमान में इस समय। ठीक है ना, तो उसी को मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, लेट एज्यूम दैट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, हमेशा मानने वाला काम करो, x ईयर। लेट एज्यूम दैट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब्स सन y ईयर्स। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलो, जो क्वेश्चन ने कहा पहला यहीं पे बोला है कि 5 साल बाद। सर 5 साल बाद तो कहीं लिखा नहीं है, हेंस लिख दिया है। तो आप नहीं, कई लोग इंग्लिश वाले नहीं समझ पा रहे होंगे, तो यहाँ पे विल बी का यूज किया गया ना, इसका मतलब फ्यूचर की बात कर रही है। तो 5 साल बाद जो होगा जैकब जो होगा, यानी द एज ऑफ जैकब, क्या लिखा है क्वेश्चन में, द एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू 3 टाइम्स का मतलब 3 × 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा दैट ऑफ हिज एज ऑफ हिज सन, यानी एज ऑफ हिज सन। जैकब की आयु हमने कितनी मानी है, x मानी है। ठीक है ना। अच्छा एक चीज पहले समझो, जब मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहा हूं तो यहाँ पे क्या लिखा है, 5 साल बाद, 5 years हेंस लिखा है ना। तो एक बात बताओ, अभी फिलहाल में कितना x ईयर का है, 5 साल बाद कितना हो जाएगा, x + 5। अरे भाई मैं इस समय 20 साल का हूँ सपोज कर लो, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 25। तो मेरे प्रेजेंट एज में 5 जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे जैकब इस समय 100 साल का है, तो 5 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद तो ये कितना हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और इसका लड़का भी कितना हो जाएगा, वो भी तो 5 साल बड़ा होगा, यानी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, y + 5। तो कह रहा 5 साल बाद जब देखोगे जैकब की आयु, तो उसके लड़के की आयु के 3 गुना है, यानी इसमें हमको कितने से मल्टीप्लाई कर देना है, 3 से। अब चलो करो क्वेश्चन, x + 5 = 3y + 15 = यहाँ पे देखो 3y को इधर बुला लो, तो x - 3y क्या हो जाएगा, 15 में से 5 चला गया, कितना बच जाएगा मेरे पास, 10, यानी x - 3y आ गया 10। इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, 3y को उधर भेज दो, तो 3y + 10 इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। ठीक है। अच्छा ये अकॉर्डिंग टू एक क्वेश्चन हो गया। 2 शर्तें दी होती हैं हमेशा, तो 2 शर्तें क्या है, दूसरी शर्त क्या कि 5 ईयर एगो का मतलब 5 साल पहले। तो अभी मैं 20 साल का हूँ, 5 साल पहले कितना रहूंगा, 15, यानी मेरी वर्तमान आयु में से 5 साल क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फिर से देखो, यहाँ पे करूंगा मैं कंडीशन नंबर, ये कंडीशन नंबर क्या थी 1, मैं यहाँ पे कंडीशन नंबर 2 लगाऊंगा, और ये कैसा होगा 5 ईयर्स एगो वाला। तो 5 ईयर्स एगो वाला अगर बात करोगे तो एज ऑफ जैकब कितनी हो जाएगी, एज ऑफ जैकब x में से 5 घट जाएगा, इतना हो जाएगा। इसी तरीके से जैकब के फादर की, जैकब के लड़के की कितनी हो जाएगी, जैकब सन कितनी हो जाएगी, तो y इस समय है तो 5 उसका भी घट जाएगा, हो जाएगा। अब क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं 5 साल पहले जब तुम जाओगे तो इसके लड़के की आयु, मतलब इसकी आयु जो होगी वो उसके लड़के के 7 गुना हो जाएगी। यानी अभी प्रेजेंट एज, अभी 5 साल पहले जाओगे तो जैकब की आयु कितनी होगी मेरे हिसाब से x - 5, उसके लड़के की आयु कितनी हो जाएगी 5 साल पहले, y - 5। कह रहा है कि इसकी ये जो x - 5 है ये y - 5 के 7 गुना होगा, सिंपल। यानी जैकब की आयु उसके लड़के की आयु के 7 गुना हो जाएगी 5 साल पहले, यानी रही थी। तो x - 5 ऐसे रहेगा, 7 का गुणा y में 7y, 7 × 5 = 35। यहाँ से करो क्या, 5 को उधर भेज दो, तो x = हो जाएगा मेरे पास
और 7y को इधर बुला तो x माइनस 7y इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा तो माइनस 35 प्लस 5 हो जाएगा। x माइनस 7y इज इक्वल टू 35 में से 5 चला जाएगा, कितना बचेगा माइनस 30। इक्वेशन नंबर क्या बन गया 3 हो गया। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू इसी में पुट कर दो, बन तो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, बन गया। x है यहाँ पे तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड में रखो, देखो कितना आ रहा है। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 3y प्लस 10 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। देखो 3y यहाँ पे 7y यहाँ पे, 10 को उधर भेज दो, 7 में से 3 चला जाएगा माइनस 4y, और ये 30 इधर आएगा, मतलब इधर आएगा 10 तो क्या हो जाएगा माइनस 30, और ये माइनस 10 हो जाएगा। ये माइनस 30 माइनस 10 माइनस 40 माइनस 4y, y की वैल्यू निकालो तो y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 40 बटा माइनस 4, 4 से कट गया और माइनस से माइनस कट गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10। यानी जैकब की आयु इतनी समय कितनी है 10 साल है। अब उसके फादर की निकालिए तो किस में डाल दो, इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो मैं पहले इसको मिटा दूं। चलिए देखिएगा, चलिए देखिए, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। अब y की वैल्यू रखता हूँ तो 3y प्लस 10, x इज इक्वल टू 3 ऐसे रहेगा, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 रख दिया प्लस 10, 3 10 जा 30 प्लस 10 यानी कितनी हो गई 30 प्लस 10 कितनी हो गई 40। यानी जैकब की आयु कितनी है इस समय 40 साल है, उसके लड़के की आयु कितनी है 10 साल है। 5 साल पहले कह रहा है, सॉरी 5 साल बाद कह रहा था कि कितना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा, तो 5 साल बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी 45 हो जाएगी, और उसके लड़के की आयु कितनी हो जाएगी तो 15 हो जाएगी। क्या 15 जो है 45 का 3 गुना है कि नहीं है, नहीं सर 45 15 का क्या है 3 गुना है, यानी 15 में 3 से गुणा करेंगे तब 45 होगा। वैसे ही 5 साल पहले जाओ तो 5 साल पहले अभी कितना है जैकब 40 है, तो पीछे जाओगे तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, जबकि उसका लड़का कितना हो जाएगा अभी 10 साल का है, तो पीछे जाएगा तो कितने साल का हो जाएगा 5 साल का, तो 5 में कितने से गुणा करेंगे 7 से, तो वही तो बोला था कि 7 टाइम्स है ना। तो आई थिंक ये पूरा का पूरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आपका 3.2 मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से 3.3 एक्सरसाइज खत्म होता है। अब हम देखेंगे 3.4 एक्सरसाइज, लेकिन उससे पहले हम उसका देखेंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच है बस।